कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज यानी कि 24 से सितंबर 2023 को जो कंप्लीट कोचिंग सेंटर में बरनौल का टेस्ट हुआ है विषय केमिस्ट्री का, उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। पहले इसमें 1 से 15 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनका हम सोल्यूशन देखते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो टेस्ट हुआ था वो 50 अंकों का था, जिसमें 1 से 15 तक जो प्रश्न थे वो वस्तुनिष्ठ थे, और उसके बाद से जो 16 से लेकर के जो 20 तक प्रश्न थे वो 3-3 नंबर वाले प्रश्न थे, यानी कि 15 हो गया आपका, 15 1 नंबर वाला 30 नंबर का, और जो 21 से लेकर के 25 तक प्रश्न थे वह 4-4 नंबर वाले प्रश्न थे, यानी कि 4-5 20 हो गया। अब कुल लेकर कितना था, 50 अंकों का टेस्ट हुआ था। तो हम 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं। आप लोग मैच कीजिए कि कितना प्रश्न आपका सही है और कहाँ अगर मिस्टेक हुआ है तो आपके से कहाँ पे हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा। नियमित रूप से टेस्ट हो रहा है आजकल, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। अगर आप भी बेहतर करना चाहते हैं तो एक बार हमारे आप संस्थान से जुड़ कर देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिएगा, जब द्रव उबलने लगता है ना तो उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, जैसे जल क्या होता है, जल आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। ठीक है, यानी कि खोलता है, तो हम क्या कहेंगे कि जल का जो क्वथनांक है वह कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसके बाद से प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर किसको, तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान क्या होगा। देखिएगा, हमने बताया था आप सभी को, जैसे कि टेम्परेचर मापने का 3 पैमाना होता है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो अगर मान लीजिए कि सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसको हम केल्विन में या फिर फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, या फिर जब फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है उसको हम लोग केल्विन या फिर सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन तापमान में मान क्या होगा। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं या फिर यहीं पर कर लेते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा C/5 बराबर 1-32/9, और बराबर क्या होता है K-273, और बट्टा में क्या होता है 5 होता है। देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, हमको C से बदलना है K में। तो देखिएगा यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या आपका केल्विन वाला है, तो इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, हम आपस में बराबर करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा C/5 बराबर K-273 और बट्टा कितना 5। आधार समान है तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि C बराबर कितना आ गया आपका K माइनस कितना 273 डिग्री। अब देखिएगा C यानी कि सेंटीग्रेड, C का मान कितना है, तो C का मान है 100। C की जगह पर हमने 100 रख दिया, और ये हो गया आपका K माइनस कितना 273। अब देखिए 273 इधर क्या है, माइनस में, तो इधर के प्लस में होगा, यानी कि 100 प्लस से 273 बराबर क्या हो जाएगा आपका K, यानी कि K बराबर हम कह सकते हैं कितना, K बराबर हो जाएगा हमारा 373। कितना हो जाएगा 373 डिग्री। देखिएगा ऑप्शन में क्या है हमारा, ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा बी नंबर दे रहा है 373.15, यानी क्या हो गया हमारा, जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वही केल्विन में कितना हो जाएगा 373.15। यहाँ पे माइनस से थोड़ा सा पॉइंट में भी दिया हुआ है, लेकिन ये आपका सूत्र है। ठीक है, किसी पैमाने को आप बदल सकते हैं इसमें, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट से आपका केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में। ठीक है, बदला जा सकता है, तो सूत्र को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद से हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि इस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ हो गया, तो पदार्थ के किस अवस्था में जो अणु का गति होता है वह सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, ठोस है, द्रव है, गैस है, और इनमें से कोई नहीं। क्या, हाँ, ठोस, द्रव और गैस है, तो सबसे कम अगर होगा किसी में तो ये हो जाएगा आपका ठोस में। किसमें होगा, ठोस में। क्योंकि देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई ठोस वस्तु है तो वह क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह उसके अणु गति नहीं करते हैं। जबकि आप द्रव का देखे हुए, द्रव क्या होता है, द्रव के जो अणु होते हैं वह गतिशील होते हैं, और फिर जो तीसरी अवस्था होती है यानी गैस के भी अणु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इसलिए क्या होता है, गैस के जो हम लोग गर्म करते हैं या फिर गैस क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह उसके अणु गति करते रहते हैं। और द्रव भी क्या होता है, द्रव भी बहता रहता है, यानी कि द्रव के और गैस के अणु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और सबसे कम गतिशील किसके होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ठोस का। किसका हो जाएगा, ठोस का। अगर यही प्रश्न कह दे कि सबसे अधिक अणु किस के गतिशील होते हैं, तो क्या होगा, गैस का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 20 ये सही होगा।
चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में द्रव का कौन निश्चित होता है। तो देखिए द्रव का निश्चित क्या होता है, आकार है, वेग है, घनत्व है और क्या है, आयतन है। तो देखिए द्रव के परिभाषा से ही स्पष्ट हुआ कि द्रव का कौन सा भाग क्या कर रहा है, निश्चित होता है। द्रव का परिभाषा क्या कहता है कि वह पदार्थ जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो निश्चित क्या होता है द्रव का, तो द्रव का आयतन जो होता है वह निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इसमें देखिएगा आकार तो होगा नहीं क्योंकि अनिश्चित होता है, वेग भी नहीं होगा, और क्या होता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अगर हम सभी द्रव को लेंगे तो सभी द्रव का जो घनत्व होगा ना अलग अलग होगा। मान लीजिए कि शहद हो गया, उसका घनत्व अलग है, दूध का अलग है, ठीक है, जल का अलग है, तो घनत्व भी क्या होगा आपका, नहीं होगा। लेकिन निश्चित क्या होगा, तो निश्चित आपका आयतन होता है। द्रव का कौन सा भाग निश्चित होता है, आयतन, ठीक है। अब उसके बाद से देखिएगा पांचवा प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में कौन कोलाइड है। तो कोलाइड विलयन का उदाहरण क्या है, तो कोलाइड विलयन का उदाहरण जो होता है वह धुआं होता है। क्या होगा, धुआं, ठीक है। तो पांचवें प्रश्नों को हमने एक एक करके सही उत्तर देखा। अब इसके बाद से हम छठे प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ रहता है। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विलयन का वह घटक क्या है जो विलायक में घुला हुआ रहता है। तो विलायक में घुलेगा कौन, तो ये होगा हमारा विलेय। क्या होता है, विलेय, ध्यान दीजिएगा। विलेय क्या होता है, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा या फिर जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। तो कौन घुला हुआ रहता है, तो विलेय घुला हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम विलयन बनाते हैं चीनी का और जल का। तो आपको पता होगा कि चीनी और जल का जब हम विलयन तैयार करेंगे तो इसमें मात्रा किसकी कम होगी, तो मात्रा कम होगी चीनी की। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विलायक। यानी कि विलायक की मात्रा अधिक होती है जो विलेय को अपने अंदर क्या कर लेता है, विलीन कर लेता है, ठीक है। तो यही पे प्रश्न क्या कर रहा था कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला हुआ रहता है। तो कौन पूर्णतः घुला हुआ रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा विलेय। विलेय क्या होता है, विलयन में पूर्णतः घुला हुआ रहता है। अब देखिएगा 7 नंबर प्रश्न का है कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है। तो देखिएगा 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होगा, तो वह होगा आपका, जब निश्चित कहेगा तो यौगिक का होगा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, या 2 या 2 से अधिक जब तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, यौगिक का। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो उससे क्या निर्माण होगा, हमारा मिश्रण का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर निश्चित नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मिश्रण हो सकता है, मिश्रण होता है, ठीक है। अगर निश्चित कहता तो क्या होता, यौगिक होता। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रण हो जाएगा। परिभाषा आपको स्पष्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप अधिकतम प्रश्नों को सही उत्तर दे सकते हैं। करें कि मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल आयतन किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 22.4 लीटर। कितना लीटर, 22.4 लीटर क्या होता है, मानक ताप एवं दाब का जो आयतन होता है वह 1 मोल आयतन के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके बाद से 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहे हैं कि कौन सा तत्व है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो मुक्त परमाणु के रूप में कौन तत्व पाया जाएगा, तो ये होता है हमारा क्लोरीन। क्या होगा, क्लोरीन जो होता है वह मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, ठीक है। मैच कीजिए, आप देखिए कहाँ पे आपको गलत हुआ है और कौन सा प्रश्न आपका सही है। जहाँ पे मिस्टेक हुआ है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा वाली याद रखिएगा, प्रश्न आपसे बनेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे जे थॉमसन। कौन थे, प्रोटॉन के कौन थे, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन के कौन थे, जेम्स चैडविक, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा। तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। परमाणु को जो हम परमाणु के अंदर जो 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन तीनों के खोजकर्ताओं को पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन का कौन होगा, जे थॉमसन, प्रोटॉन का कौन होगा, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का कौन होगा, जेम्स चैडविक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रश्न देखिएगा 11 नंबर क्या कर रहा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दी जाती है। अब देखिएगा ये क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना तो वह एक नियम पे आधारित होता है कि किस कक्षा में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे करके कक्षा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। और ये जो नियम था कि इलेक्ट्रॉनों की किस कक्षा में कितनी संख्या हो सकती है, नील्स बोर ने दिया था।
और उन्होंने नियम में कहा था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो गति अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगा आपका 2n²। कितना हो सकता है 2n²। जहाँ पे n क्या होगा कक्षाओं की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हमको निकालना तो क्या करेंगे 2 और n की जगह पे हमने क्या रखा 1 रखा, तो 2 हो गया आपका। और एक का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 2 गुणे कितना हो गया आपका 2 हो गया। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2। उसी प्रकार अगर हम दूसरे में निकालना चाहे तो 2n² तो हो गया, तो 2 गुणे n की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। 2 का करेंगे हम वर्ग तो 2 हो गया, और फिर क्या हो गया 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यदि कहे प्रश्न पूछे कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति कितनी हो सकती है, संख्या कितनी हो सकती है, तो संख्या हो जाएगा आपका 2n²। कितना हो जाएगा 2n²। उसी प्रकार हम 3 रख करके भी ज्ञात कर सकते हैं, 4 रख करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह 2n² होती है। कितना होती है 2n²। कह रहे हैं कि एल्युमिनियम की 12 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। याद रखिएगा कितना होता है 13 होता है। अब उसके बाद से 13 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि धुंधला देखिए आप सभी को लिख ले रहे हैं। C6 और फिर क्या है आपका यहाँ पे है 12, और फिर क्या है आपका C6 और फिर यहाँ पे क्या है आपका 14 है। कह रहे हैं कि यह क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या आपका समान है। परमाणु संख्या क्या है समान है। तो देखिए जब परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, जब किसी तत्व का परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, तो उसे क्या कहेंगे समस्थानिक। और जब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है समान होता है और परमाणु संख्या क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं समभारिक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा परमाणु संख्या क्या पेन सिलेक्ट परमाणु संख्या देखिए यहाँ पे नीचे बेस में दिया हुआ है, और एक है आपका द्रव्यमान संख्या 12 है, ये है आपका 14 है। तो यहाँ पे क्या है कार्बन क्या है 14 और 12 दिया हुआ है, लेकिन दोनों का परमाणु संख्या क्या है समान है। तो परमाणु संख्या जब समान होगा तो सब लोग क्या कहेंगे समस्थानिक कहेंगे, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा। एक होता है समभारिक। समभारिक में क्या होता है द्रव्यमान संख्या आपका समान होता है और परमाणु संख्या क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही क्या होगा नहीं समस्थानिक ना होगा। हाँ ठीक तो है समस्थानिक। क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा लिखवाए थे हमें कह कि कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें कैसी होती है, तो कैथोड किरणें होती है आपको ऋण आवेशित किरणें। कैसी होती है ऋण आवेशित। एगो एनोड होता है, तो एनोड जो किरण होती है ना वह धन आवेशित होती है, लेकिन कैथोड किरण क्या होती है ऋण आवेशित होती है। याद रखिएगा बहुत बार पूछता है प्रश्न। फिर उसके बाद से क्या कह रहा है कि प्रोटॉन का कण है, यानी कि प्रोटॉन का कण जो होता है वो कैसा होता है ऋण आवेशित धन आवेशित। ठीक है, तो देखिएगा प्रोटॉन जो होता है ना वह होता है हमारा धन आवेशित। कैसा कण होता है धन आवेशित कण होता है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा ऋण आवेशित कण। इस प्रकार हमने क्या किया 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों को एक एक करके हमने हल किया। ठीक है, आप लोग मैच कीजिए कि कितना आपका सही है और कितना गलत है। जो गलत होगा उसमें सुधार कीजिएगा। इसी तरीके से किसी विषय में आप अगर बेहतर करना चाहते हैं टॉप करना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे क्लास से जुड़कर देखिए, संस्थान से जुड़कर देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए।